भुर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युरमा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रार्थना पूर्ण हृदय से हम योग का प्रारंभ करते हैं। इसलिए हम ओंकार और गायत्री आदि मंत्रों के जप के साथ योगाभ्यास का तप का प्रारंभ करते हैं। इसलिए जब भी योगाभ्यास करते हैं तो उसका मूल सिद्धांत है, मूल नियम मर्यादा, उसका प्रोटोकॉल है कि योगाभ्यास एकाग्र चित्त होकर के किया जाए, प्रसन्न चित्त होकर के। जब योगाभ्यास करते हैं तब उस समय कोई दूसरी बात ध्यान में नहीं आनी चाहिए। ऐसा हमारा मानस होना चाहिए। नहीं भी है तो ऐसा मानस बनाए कि अब मुझे योग करना है तो इस समय योग कर रहा हूँ, कर रही हूँ। बाकी सारे काम, खेती, बिजनेस, व्यापार, राजनीति, जो जिस क्षेत्र में काम कर रहा है उसके विचार आने कभी कभी कोई भीतर से अपने आप उठ जाता है। लेकिन मैं आपको एक प्रैक्टिकल उदाहरण दे करके समझाता हुआ योग की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा हूं। देखो, काम तो मैं भी सैकड़ों करता हूं, लेकिन जब योग करता हूं तब उस समय योग के अलावा दूसरा कोई विचार या कोई विकार का तो प्रश्न ही नहीं। ऐसे योगाभ्यास करना चाहिए। पूरे दत्त चित्त होकर के, प्रसन्न चित्त होकर, एकाग्र चित्त होकर, समाहित चित्त होकर के, पूरी दीवानगी के साथ, पागलपन के साथ योग करना चाहिए। अब अलग अलग की अलग अलग समस्याएं हैं, तो फिर योगाभ्यास में किसको प्रधानता देनी है? तो योगाभ्यास में प्रधान तत्व तो प्राणायाम है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको योगाभ्यास बताता हूँ तो उसमें कई बातों को एक साथ सम्मिलित करता हूँ। मोटापा को भी, मधुमेह को भी, मेरुदंड को भी, उसके अंदर फिर और बहुत सी अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, किसी को किडनी, किसी को और दूसरी समस्या। तो इसमें एक बार हम अभी पहले लगभग आधे घंटे में प्राणायाम तो 99% सभी बीमारियों में लाभप्रद है। माने 99% बीमारियां सभी प्राणायाम से ही दूर हो जाएंगी। हाँ, लेकिन मोटापा है, कमर की समस्या है, डायबिटीज है, इसमें आसनों का भी लाभ होता है। इसलिए प्राणायाम तो सबको विधि पूर्वक करना ही है और उसमें बिना विश्राम के करना है, एक अनुष्ठान की तरह। जैसे ये सब के लिए है। अब जो थोड़े बलवान हैं, थोड़ा वो अपने सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा भेद हो जाएगा। कोई अति बलवान है, पूरे पहलवान है, मजबूत है,
If you are completely healthy, young or energetic, so you can do this forcefully like this. ऐसा अभ्यास होने में लगभग 5-7 दिन लग जाते हैं, रिदम के साथ 5-7 मिनट लगातार करने में, नहीं तो थोड़ी देर में आदमी थक जाता है। चलो ये भस्त्रिका। अब नेक्स्ट, अभी एक बार पूरी ट्रेनिंग दे रहा हूँ। भस्त्रिका में सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से, लेकिन सावधानी पूर्वक, जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, अस्थमा, हर्निया, कमर में दर्द, बहुत ज़्यादा कमजोरी है, तो तीव्रता से कोई भी प्राणायाम, कोई भी योगिक एक्सरसाइज नहीं करनी, आराम आराम से करना है। दूसरा कपालभाति, ये भी 3 तरह से किया जाता है। स्टार्ट करेंगे 1 सेकेंड 1 स्टॉक। दिस इज द सेफ प्रैक्टिस ऑफ कपालभाति फॉर ऑल। सांस को बाहर छोड़ा, सहज अंदर गया, छोड़ने में पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता। और एक बार कर लीजिए सभी, सांस को बाहर छोड़ रहे। आज मैं आपको 10-11 जो बड़ी बीमारियां हैं उनके बारे में कुछ बड़ी बातों की घोषणा करने के लिए नहीं आया हूं, ये कहने के लिए आया हूं कि हमने कुछ बड़ा काम किया है। जैसे हमने कोरोना के ऊपर कोरोनिल बनाई और उसके ऊपर लगातार शोध किया सैकड़ों वैज्ञानिकों ने, रात दिन। और पतंजलि के अलावा भारत सरकार के पास से पूरी दुनिया के पास कोरोना के बारे में कुछ भी अभी तक कहने के लिए नहीं है। और जो वैक्सीन की बात हो रही है, वैक्सीन इज नॉट ए मेडिसिन। वैक्सीन से खाली आदमी की इम्यूनिटी बढ़ेगी, बीमार होने के बाद में, कोरोना होने के बाद में वैक्सीन भी दुनिया में कुछ नहीं करेगी। वैक्सीन मेडिसिन है ही नहीं। अब तो पूरी दुनिया में पागलपन छा रहा है, वैक्सीन आ जाएगी कोरोना से मुक्ति मिल जाएगी। अरे वैक्सीन तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है, और वो इम्यूनिटी तो हमने पहले बढ़ा दी है, तो ये पागलपन कैसा? हिंदुस्तान को वैक्सीन की जरूरत ही नहीं। मैं एक दूसरा स्टेटमेंट दे रहा हूं। यहां तो लोगों को हमने प्राणायाम करा करके, गिलोय पिला करके, अश्वगंधा खिला के पहले इतनी इम्यूनिटी बढ़ा दी है। जो मर रहे हो, प्राणायाम नहीं कर रहे, वही मर रहे। जो आयुर्वेद के संपर्क में नहीं है वो मर रहे, कुछ को डरा करके मार रहे। एक हॉस्पिटल का 10 से लेकर के 25 लाख का बिल बनता है कोरोना के नाम पर, और कोई मेडिसिन नहीं है, जबकि सबको पता है। खाली लूट खसोट चल रही है। अब कपालभाति करना, सामान्य, फिर ये मध्यम, छोड़ने में पूरा बल लग रहा है। और जो यंगस्टर्स हैं, जो पूरे एनर्जेटिक और फास्ट कर सकते हैं इसे, ध्यान अपने आप लग जाता है। सुनो, 10-11 बड़ी बीमारियों के बारे में बात क्या कह रहा हूं। अभी हमने हेपेटाइटिस की दवा खोज ली है। दवा तो हमारे पास में पहले से थी, लेकिन उसके ऊपर लगातार प्रयोग चल रहा था 25 सालों से। दवाई एक दिन में नहीं बन जाती किसी भी चीज की। हमने सबसे पहले कपालभाति करो, कोई भी विश्राम की मुद्रा में नहीं हो, लगातार करते भी रहे, सुनते भी रहे। हमने पहले भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, इसको ताजा पिलाया तो 100% रिजल्ट आया। अब सारे हिंदुस्तान को ताजा तो नहीं पिला सकते। भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, और इसमें एक शोनाक की छाल का रस, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, ताजा पिलाया, और थोड़ा अनार पिला दिया। अनार तो जबरदस्त है। मैंने हजारों लोगों को प्रैक्टिकली, जिनको मैं बाई नेम जानता हूँ, ऐसे तो लाखों लोगों को मैं बाई नेम जानता हूँ, किसी थोड़ी बहुत भूल भी हो जाए कभी नाम में, तो बाई फेस पहचानता हूँ, क्योंकि करोड़ों लोगों से मिला हूँ पूरे हिंदुस्तान में, पूरे जहान में। तो अनार तो पेट की सभी बीमारियों के लिए, कोई किसी भी प्रकार का इंडाइजेशन है, कोलाइटिस है, हार्ट की प्रॉब्लम है, जो है पेट का कोई भी किसी भी प्रकार का डिसऑर्डर, उसमें ज़बरदस्त फायदा करता है। और ये कोलाइटिस भी पेट से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी बीमारी है। हेपेटाइटिस भी पेट से जुड़ी बीमारी है। फैटी लीवर भी पेट से बहुत जुड़ी हुई बहुत बड़ी बीमारी है। फिर उसमें लीवर सिरोसिस बहुत बड़ी बीमारी है। अब मैं कपालभाति करते करते बता रहा हूँ, लीवर सिरोसिस के रोगी हमने ठीक कर दिए।
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और एक्सेप्शन, अब अपवाद के तौर पर फोर्थ स्टेज की बनी, जिनको डॉक्टरों ने बोल दिया था अब तो लिवर ट्रांसप्लांट कराना ही पड़ेगा, ऐसे रोगियों को भी ठीक किया। क्या करा के, एक तो प्राणायाम, उसमें कोई आसन लाभ नहीं करता विशेष, सामान्य आसन जो पेट के लिए बताते हैं, हम डायबिटीज के लिए बताते हैं, वही कराते हैं उसके अंदर, वो भी एक मर्यादा में ही कर सकते हैं, बहुत ज्यादा बलपूर्वक वो नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया फिर, इसका एक्सट्रैक्ट निकाला, क्योंकि मैंने कहा रस से 100% फायदा होता है, क्वाथ से थोड़ा कम फायदा होता है। तो आयुर्वेद में होता है कि मेडिसिन को पोटेंशियल बनाना है, उसकी एफिकेसी को बढ़ाना है, तो क्या करें उसमें। तो एलोपैथी वाले तो जो है सोल्ट की, केमिकल की, स्टीरॉयड की मात्रा बढ़ाते चले जाते हैं, तो हम तो वो नहीं कर सकते एक हद से ज़्यादा, तो हम उसको एक्सट्रैक्शन करते हैं। आयुर्वेद में इसलिए कहा जाता है सबसे अच्छा औषधियों का रस लाभ करता है। रस तो सारे देश को एक साथ हम उपलब्ध नहीं करा सकते ताज़ा जड़ी बूटियों का। फिर दूसरा कहा जाता है कि उसमें क्वाथ बनाओ, तो क्वाथ बनाने में लोग अपने अपने ढंग से थोड़ा प्रमाद कर देते हैं, मात्रा में, उसके पकाने में, भिगोने में। फिर हमारे यहाँ फिर कहा कि एक्सट्रैक्ट, घनसत्व उसको बोलते हैं आयुर्वेद में, घनसत्व, इसलिए गिलोय की घनवटी बन। अब इसमें घोटाला बहुत है, कहते हैं घुटी हुई दवा का और मुड़ी हुई फकीर का पता ही नहीं लगता इसमें क्या मिला रखा है। अब आयुर्वेद में तो प्रोटोकॉल ही तय नहीं है कि किस मेडिसिन की क्या केमिकल वैल्यू होगी, उसके ऊपर अभी तक पैरामीटर्स ही डिफाइन उसके डिसाइडेड नहीं है। तो हमने ये भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई और शोनाक, इन सब का एक्सट्रैक्ट निकाल दिया। एलोवेरा का भी एक्सट्रैक्ट निकल जाता है, उसके पाउडर को ड्राई करके और उसका सत निकल जाता है। तो अब मैं इस बात को इसलिए मैंने बुलाया यहाँ पर रोगी, अभी आपको पता होगा, कपालभाति कर लो। मैंने कहा है कि यहाँ पर हम हेपेटाइटिस लोगों का, फैटी लीवर लोगों का, जो मर रहे लोग, 3 से 5 करोड़ रुपए लग जाते हैं। डॉक्टर सरीन एशिया के सबसे बड़े डॉक्टर हैं हेपेटाइटिस में डील करने वाले, लिवर सिरोसिस में डील करने वाले। मेरे से बोले स्वामी जी इसमें कुछ आप मिल करके हम क्या संयुक्त रूप से अनुसंधान कर सकते हैं कोलैबोरेशन के साथ। मैंने कहा चलो विचार करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि बड़े मुश्किल काम है कोई भी एक चीज को अंजाम तक पहुंचाना। लेकिन मैं एक इस बात की गारंटी देता हूं, 1 महीने में कोई योगग्राम में रह लेगा तो 100% हेपेटाइटिस ए बी सी नेगेटिव होकर के यहां से जाएगा, ए बी सी, क्योंकि यहां हम उसको जो देना चाहते हैं वो पूरी औषधि दे देंगे, पूरा योगाभ्यास करा देंगे। घर पर रहेगा तो 3 से 6 महीने लग जाएंगे। मैं पिछले दिनों जब पांडिचेरी में शिविर कर रहा था तो वहाँ एक ब्रिगेडियर आया आर्मी का, बोले साहब जी मुझे हेपेटाइटिस था, आपको पता भी नहीं, मैं आपसे मिला था आज से 10 साल पहले, और जो है आपने मेरे को ये प्राणायाम बताए थे और ये कुछ काढ़े बताए थे, सर्वकल्प क्वाथ आदि, मैंने पिया। मैं तो बाबा जी तब से 10 साल से नेगेटिव हूँ। मुझे पता लगा कि आप यहाँ आए हुए हैं तो मैं तो अपना धन्यवाद करने आया हूँ, कि जैसे कोई देवी देवता को माथा टेकने आते हैं, तो मैं तो आपको खाली बताने आया हूँ कि मेरा हेपेटाइटिस ठीक हो चुका और तब से मैं एकदम फिट हूँ। हेपेटाइटिस में 3 से 5 करोड़ लग जाते हैं, उसके जो वायरल लोड होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, नॉट क्योर। हम क्योर करते हैं हेपेटाइटिस, क्या कराते हैं, कपालभाति कराते, करते रहो। ये तो सब बीमारियां मिटाता है, कपालभाति तो 100 से ज्यादा बीमारियां मिटाता है। भांति भांति की बीमारी और भांति भांति की भ्रांतियां। कपाल भाति, भाति माने माथा, और तेज चेहरे पर आ जाता है। कपाल माने माथा, भाति माने तेज। चलो हेपेटाइटिस, अब इसका काढ़ा शुरू हो जाएगा। हेपेटाइटिस वाले जैसे अभी पेशेंट आ जाएंगे तो इसका काढ़ा शुरू कर देंगे। हेपेटाइटिस, फैटी लीवर, कितनी बड़ी समस्या। फैटी लीवर में इस काढ़े के साथ साथ में फिर गोमूत्र पिलाते हैं उनको, फिर उनको लौकी का जूस ही पिलाते हैं। अभी लौकी कल्प शुरू होने वाला है पेट की बीमारियों वालों के लिए, खास करके फैटी लीवर वालों के लिए, ओबिसिटी वालों के लिए, हार्ट की प्रॉब्लम वालों के लिए, बीपी वालों के लिए। मैंने डॉक्टर नीरज जी को, डॉक्टर महेश्वरी जी को कह दिया है कि जिनको ये बीमारियां हैं, हार्ट की बीमारी है जिनको, ओबिसिटी की बीमारी है जिनको, हार्ट, ओबिसिटी, ब्लड प्रेशर, पेट की बीमारी, इनको
लोकी कल्प करवाना है। अलग अलग कायाकल्प की प्रक्रियाएं आपने सुनी होंगी। मैं इंडिया टीवी पर प्रोग्राम कर रहा था तो एक बेटी मीनाक्षी बोले, समझिए आप लौकी को तो नेशनल वेजिटेबल घोषित करवा दो। लौकी की इतनी दुर्गति थी आज से 25 साल पहले, कोई इसको खाता नहीं था। लौकी खाने की चीज, हम इसको बीमारों का, गरीबों का भोजन मानते थे, बीमारों का भी नहीं। कोई गरीब आदमी जिसको कुछ नहीं मिले लौकी खा ले। अब लौकी, और वो भी ऑर्गेनिक मिल जाए तो लोग डबल रेट देने के लिए तैयार है। फिर लोगों ने लौकी के अंदर फिर जो इंजेक्शन लगाने शुरू कर दिए, तो डांगरों को, गाय भैंसों को इंजेक्शन लगाते ना दूध देने के लिए, वो उसकी जड़ में लगाते तो सुर करके बढ़ती है फिर वो। बड़ा मामला। चलो कपालभाति कर लो तो बीच बीच में दूसरे काम भी आ जाते हैं। हाँ, फिर अगली बात, ये तो हेपेटाइटिस के लिए, फैटी लीवर के लिए और लिवर सिरोसिस के लिए मैंने बात कह दी है, और ये सब हो चुका है। अभी बाजार में भी ये दवा हम लाने वाले हैं, इसके ऊपर काम, कोई काम पुख्ता करके लाते हैं। हमको पता है हमारे ऊपर तो शत्रु चारों ओर से आक्रमण करते हैं, लेकिन हम भी अब बहुत सीख गए। हाँ, अब बावड़ा बाबा नहीं है, श्याणा श्याणा कर दिया। अपने हरियाणा में तो बोलते हैं, वो तो कोई समझदार आदमी को ना, किसी को चाचा ताऊ को, फूफा फूफी को, ऊपर जेठ दादी को बोलना, श्याणा इधर आइयो। तो श्याणा तो हमें दुनिया ने यूं बना दिया कि हम कुछ भी करते तो हमें पता है कि इसके ऊपर चारों ओर से आक्रमण होने वाला, और हमारे ऊपर एक तरफ से मोर्चा नहीं होता, एक तरफ पॉलिटिकल आक्रमण होता है जो हमारे विरोधी लोग हैं, दूसरी तरफ कम्युनिस्टों का, और जो हमारे से सोच विचार नहीं मिलता, जिनका सैद्धांतिक रूप से जो नास्तिक लोग हैं उनका आक्रमण होता है, तीसरी साइंटिफिक कम्युनिटी का आक्रमण होता है, ड्रग माफियाओं का आक्रमण अलग होता है, पॉलिटिकल माफियाओं का, फिर कॉर्पोरेट माफिया का, और फिर पता नहीं और कौन कौन से माफिया, रिलीजियस माफिया, पता नहीं क्या क्या बोले, चारों तरफ से बालक को घेर लेते हैं। अरे बोले बालक की जान लोगे क्या? लेकिन फिर हमारे वाले भी मजबूत हो गए। पहले पहले तो सोचते थे ठीक है, बाबा ने पंगा लेता रहता है, इसको मरने दो, रोज पंगे लेता रहता है, लेकिन अब कहते नहीं, कम पंगे तो हमारे लिए ले रहा है। बाबा को ना हेपेटाइटिस हो रखा, ना कोलाइटिस हो रखा, न कैंसर हो रखा, ना बीपी, ना शुगर। और खास बात और बताता हूँ, जैसे कुछ लोग ना कुछ काम करते हैं ना, उनकी फैमिली में किसी की डेथ हो गई, किसी के कैंसर से, हाँ? जैसे कैंसर से डेथ हुई टाटा फैमिली में, उसके बाद उनका टाटा में वो है ना कैंसर वाला हॉस्पिटल बना, किसी के घर में, और किसी की कोरोना से डेथ होगी। तो अभी मैंने सुना अहमदाबाद में एक बिजनेसमैन ने अपना पूरा ऑफिस, और बहुत बड़ा उसने पैसा खर्च करके सैकड़ों 100 करोड़ के करीब, और बहुत बड़ा अपना जो ऑफिस और जो उसकी पूरी कॉर्पोरेट सारी बिल्डिंग थी उसको हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया। आदमी के खुद के, यहाँ तो स्वामी रामदेव को कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई बीमारी नाम की, बचपन में ठीक है थोड़ा पैरालिसिस टाइप हुआ था, बाकी कोई ना बीपी, ना शुगर, ना कम्युनिकेबल, ना नॉन कम्युनिकेबल, न पूज्य आचार्य जी को। और खास बात यह कि जिस माता पिता ने जन्म दिया उनको भी बीपी, शुगर, हार्ट, कोलेस्ट्रॉल, कोई बीमारी नहीं, कोई खानदान को बीमारी नहीं, ना खुद को बीमारी। यहाँ तो सबकी पीड़ लिए घूम रहे, सबकी पीड़ लिए घूम रहे। तो एक बात तो समझ में आ गई लोगों के, भाई बाबा पंगा लेता है तो हमारे लिए लेता है। तो अब लोग साथ देने लग गए, इसलिए मैं निर्भय रहता हूं। अच्छा, लोग उलाहने देते रहते हैं, दुनिया में लोग जमाना साथ नहीं देता है? लेकिन भाई हमें तो जमाने ने खूब साथ दिया। कपालभाति कर लो, ये तो रोज करना है, बहुत जबरदस्त है, ये तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन वाला है। अब अगली बीमारी शुगर की बीमारी के लिए खीरा, करेला, टमाटर, उसमें सदाबहार खूब है हमारे यहाँ चारों तरफ, सदाबहार, और उसके अंदर थोड़ा चिरायता, ये आज से मिलना शुरू हो जाएगा सबको। उसमें चिरायता, गिलोय, इसका जूस मिलेगा, चिरायता, गिलोय, सदाबहार, खीरा, करेला, टमाटर के 3 बार पिलाएंगे। इससे पूरा बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है, पेनक्रियाज का रिजुविनेशन शुरू हो जाता है, पेनक्रियाज के बीटा सेल्स एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं। और प्राणायाम से कपालभाति के बाद अब देखो अनुलोम विलोम करो, 5 मिनट ये भी करो। इसको आराम आराम से जितना करोगे उतना फायदा हो गया। कपालभाति में तो थोड़ा उसमें एक तो मध्यम गति से करना पड़ता है, इसमें जितना लगभग 5 सेकंड लेने में, 5 सेकंड छोड़ने में,
तसल्ली से करना, धीरज से करना, एकाग्रता से करना, प्रसन्नता से करना। और कुछ धीरज से मेरी बात भी सुन लो। अब ये आज से जूस भी शुरू, डायबिटीज वाले तो खूब हैं यहाँ, तो जूस डायबिटीज वाला आज से ही शुरू हो जाएगा। जूस प्लस काढ़ा मिक्स है इसमें। तो अनुलोम, देखो डायबिटीज के, अभी तो मैंने पहले तो 2-3 बीमारियां बताई थी, अब अगली बीमारी पर आ रहा हूं। डायबिटीज में 3 तरह से डायबिटीज को हम कंट्रोल करते हैं। मैं मैकेनिज्म बता रहा हूं, बीमारियां कैसे ठीक करते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट इज द मैकेनिज्म, प्रक्रिया क्या है बीमारी को ठीक करने की। तो डायबिटीज होता है 3 कारणों से। पेनक्रियाज के बीटा सेल्स के डिजनरेट होने से, पूरे बॉडी के जो सेल्स हैं उनके रिसेप्टर्स के और उनके इंटरनल जो उनका मैकेनिज्म है सेल्स का, माने सेल्स के रिसेप्टर्स के वीक होने से, माइटोकॉन्ड्रिया के वीक होने से, उसके एक एक सेल के मेटाबॉलिज्म के वीक होने से, ऑक्सीजन पूरा न मिलने से, ऑक्सीजन और ग्लूकोज जब सेल के पास जाते हैं तो उस सेल के रिसेप्टर्स के कारण से वो खुल जाता है, उसका मुंह खुल जाता है, उसके अंदर ऑक्सीजन और ग्लूकोज एंटर करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनती है, उससे शरीर चलता है। वो जब सेल वीक हो जाते हैं, उनके रिसेप्टर्स वीक हो जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वीक हो जाता है, तो ऑक्सीजन कम मिलता है, तो ये काम कराते हैं अनुलोम विलोम से। कपालभाति से पेनक्रियाज को एक्टिवेट करते हैं, अनुलोम विलोम से सेल के रिसेप्टर्स से लेकर के माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर ऑक्सीजन की बनने की जो एनर्जी बनने की प्रक्रिया से लेकर के, और स्ट्रेस को मेंटेन कर लेते हैं। 3 काम एक साथ। पेनक्रियाज के डीजनरेट हुए सेल्स को रिजुवनेट करते हैं, एक एक सेल के रिसेप्टर्स से लेकर के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी को जनरेट करते हैं, और स्ट्रेस को रिलीज कर देते हैं। ये प्राणायाम करने से, योगाभ्यास करने से प्रोलैक्टिन, कॉर्टिसोल, एसिटियस, एड्रेनालिन, ये जो 4 बड़े मुख्य जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं जो रोग को बढ़ाते हैं, इनको हम कंट्रोल कर देते हैं। एंडोर्फिन, इनकेफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, इन हार्मोन्स को बढ़ा देते हैं। इसलिए आप धीरज से करो, 5, 10, 15 मिनट। असाध्य रोगों में तो आधा 1 घंटा करा देते हैं, ये करो। तो डायबिटीज अब आज से जिनकी कंट्रोल नहीं आ रही थी उनके भी कंट्रोल आने शुरू हो जाएगी। आज से ये चिरायता, गिलोय, सदाबहार डाल करके, वो खीरा करेला टमाटर में चिरायता, गिलोय, सदाबहार, गुड़मार, जो एक जड़ी बूटियों का क्वाथ है उसका भी डाल करके उसमें आपको पिलाएंगे। साथ में फिर बाकी जो यहाँ प्रक्रियाएं चलती है, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और नेचुरल लाइफस्टाइल। योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक जीवन पद्धति, ये 4 चीजें हैं अपने उपचार की। पहले इनमें भी बड़ा संघर्ष रहता था, जैसे एलोपैथी वाले और जो है होम इसमें नेचुरोपैथी वालों में। योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक जीवन पद्धति को संयुक्त होलिस्टिकली लोग नहीं देखते थे। अनुलोम विलोम करो, हमने ये सारे आग्रह तोड़ दिया। अरे हमारा फायदा है, हमारी कोई पैथी नहीं है, हमारी सिंपैथी रोगी के साथ है। वो जिससे ठीक होता है उसको अपन अडॉप्ट करना है, नहीं तो अब अनुलोम विलोम करो, अनुलोम विलोम करो। थायराइड की दवाई तो पहले ही दिन बंद। सुन लो, हमारे सारे निरामयम के एक दो रोगी मेरे से मिले, या बोले जी आपकी निरामयम के डॉक्टर ने, आपके योगग्राम के डॉक्टर ने बोला है कि अभी थायराइड की दवा बंद मत करो, पहले दिन से दवा बंद। आप कहेंगे ये कैसा? बस 11 बार सुबह शाम उज्जाई करना है, 5-5 मिनट कपालभाति करते समय थायराइड का पॉइंट दबाना है, कोई दवाई की जरूरत नहीं है। सिंहासन करना है, और बाकी कपालभाति तो है ही। कपालभाति, उज्जाई, सिंहासन, और किसी के शरीर में कैपेसिटी है, मान किसी का शरीर ही बहुत भारी होता है, बीपी होता है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, तो सर्वांगासन हलासन नहीं कर सकती, कैपेसिटी है तो कराएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे। कपालभाति, उज्जाई, सिंहासन, खली गर्दन को ये ग्रीवासन बोलो या ग्रीवा संचालन बोलो। कपालभाति, उज्जाई, सिंहासन है ये ग्रीवा संचालन, और ये थायराइड का पॉइंट। पहले ही दिन से थायराइड की दवाई बंद, कोई जरूरत नहीं दवा खाने की, बस थोड़े दिन यहां रह लेना। इसलिए मैंने 1 महीना डेरा जमाया है पहली बार, कि आपको ये कॉन्फिडेंस ही नहीं दिलाना चाहता। आपका फिर 7 दिन में, 15 दिन में आपका ब्लड टेस्ट होगा, और जो बीपी शुगर है वो तो रोज टेस्ट होगा। अब रोज थायराइड तो टेस्ट नहीं कर सकते, उसमें आपके भी पैसे ज्यादा लगेंगे। जो उसके अंदर एजेंट तो लगता ही है ना, जिसको
उसकी नॉर्मल कॉस्ट तो लगती है, जो केमिकल यूज होते हैं किसी भी टेस्ट के लिए वो तो लगेंगे। थायराइड का टेस्ट 7वें दिन 15वें दिन होता रहेगा। थायराइड आपका 100% T3 T4 TSH कितना ही बढ़ा हुआ हो, चाहे 10 गुना बढ़ा हुआ हो, कोई दिक्कत नहीं। अनुलोम विलोम कर लो। थायराइड तो पहले ही दिन से बंद हो जाती है दवाई, कोई नहीं। जैसे आपके पहले दूसरे तीसरे दिन बीपी शुगर की दवाइयां बंद हो जाती हैं। लोकीकल्प नया कार्यक्रम हो ही गया। हाँ, जिनको कोलाइटिस है उनके लिए तक्रकल्प का काम भी शुरू होगा, तक्रकल्प। और कोलाइटिस वालों के लिए फिर अनार, तक्रकल्प, अनार। और उनको हम बहुत ज्यादा कोलाइटिस होता है तो थोड़ा कुटजारिष्ट कुटज घनवटी खिलाते हैं। कुटजारिष्ट कुटज घनवटी, चित्रकादि वटी खाने के बाद जबरदस्त है। कोलाइटिस से नहीं तो लोग मतलब बेहाल होते हैं। 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, ठीक होके नहीं दे रहा। ऐसे ही मैं आपको अस्थमा के लिए तो प्राणायाम बेस्ट है, उसके लिए तो श्वासारी सारी दुनिया को ही खिला दिया हमने। बहुत श्वासारी के साथ साथ थोड़ा काढ़ा भी पिला देते हैं, श्वासारी गिलोय का गोली भी और काढ़ा भी साथ साथ दे देते हैं और ज्यादा फायदा हो जाता है। किसी को एक्यूट अस्थमा का अटैक होता है ना, उनको देते हैं हम फिर उसमें स्वर्ण वसंत मालती थोड़ा खिलाते हैं, जिनकी फेफड़े बिल्कुल ही काम करने बंद कर दिए, इतने कमजोर हो गए, रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे, तो स्वर्ण वसंत मालती भी थोड़ा देते हैं। अस्थमा तो प्राणायाम से ही पूरा ठीक हो जाता है। थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम उसमें लाभ करता, बाकी मैंने कहा जो हमारी नेचुरोपैथ की जो प्रक्रिया है और जो खान पान में चेंज करते हैं वो तो करेंगे। उच्च रक्तचाप और हार्ट प्रॉब्लम, ये हार्ट के रोगियों को हम 1 महीने के अंदर उनका दोबारा से टेस्ट करवाएंगे, उनकी एंजियोग्राफी दोबारा करवा देंगे। 1 महीना योगाभ्यास करा के हार्ट के रोगियों को सीरियसली 1 तारीख से उनका स्पेशल ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। हार्ट के रोगी अभी क्योंकि आएंगे लोग 25 तारीख से लेकर के और 1 तारीख के बीच में आने वाले हैं। हार्ट के रोगियों का 1 महीने के अंदर हार्ट ब्लॉकेज रिवर्स पहले भी मैंने किया हुआ है। उनको सुबह दोपहर शाम 3 बार प्राणायाम करवाया जाएगा। अरे हॉस्पिटल में जाओगे 5-10 लाख का बिल बनेगा। कल एक भाई बता रहा था मेरे से, क्या नाम है, बोले जी बापू का 4-5 लाख का तो बिल बन गया, 4 लाख का बिल बन गया। त्रिलोक या क्या नाम था, त्रिलोक का, हाँ उसका पूछ ये रहे, बापू का 4-5 लाख का बिल बन गया और 2 स्टेंट लगा दिए और 2 दिन बाद घर में आया वहीं मर गया। ऐसे काम, मैं डरा नहीं रहा हूं आपको, वो डराते हैं, टेबल पर लिटा करके फिर बोलते हैं अभी तुम्हारा 99% 100% ब्लॉकेज है, बताओ घर जाएंगे तो जिंदगी की एक मिनट की भी जिम्मेदारी नहीं है, बोले ऑपरेशन करना है कि घर जाना है, और बोले भाई कर दे। लिटा करके जैसे आदमी को जो है ना कटाई करते हैं ना वैसे करते हैं। अरे मैं कह रहा हूं भाई 90% तक भी ब्लॉकेज हैं, या तो कोलेट आर्टरी तैयार हो जाती है, मेन आर्टरी खुल जाती है, इसमें क्या बात है। इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाए, 15-20 तक आ गया, मैं लोगों को कहता हूं 1 ही महीने में आपका इजेक्शन फ्रैक्शन 15-20 से लेकर के 30-40 फिर 50-60 वापस। नो पेसमेकर, नो एंजियोप्लास्टी, नो बाईपास। चलो बाईपास को हमने बाईपास कर दिया है। हार्ट, बीपी, शुगर, ये तो बड़ी बीमारी है लोगों की, लीवर, किडनी, अस्थमा, ओबिसिटी, कोलाइटिस का तो कहना ही क्या है। चलो अनुलोम विलोम तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत। लेकिन इसको देखो रिलैक्स, कोई भी प्राणायाम को ना ऐसे आराम से करना चाहिए, रिदम के साथ, एक अनुष्ठान की तरह। देखो अभी मेरे एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, जैसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आते हैं तो इतना जबरदस्त प्रोटोकॉल होता है, उनकी सिक्योरिटी वाले इतने जबरदस्त होते हैं, कुछ जो है कहते हैं ना वह पंछी पैर नहीं मार सकता, इतना जबरदस्त। जब उनका इतना जबरदस्त प्रोटोकॉल है तो योग और भगवान का तो प्रोटोकॉल सबसे बड़ा है। तो जब योग करते, भगवान की भक्ति करते हैं तो उसमें माने एक क्षण के लिए भी कोई व्यवधान ना हो, ऐसे एकाग्र चित्त होकर के, अंतर्मुखी होकर, शांत चित्त होकर के, भ्रामरी, उद्गीत भी ऐसे करना। ये 5 तो मुख्य प्राणायाम है,
चलो एक बार करेंगे अभी, बाद में प्रैक्टिस पूरी बाद में होगी। कान बंद, मुख बंद। आज्ञा चक्र में ध्यान करके करते हैं तो अंतर ज्योति ऐसी जलती है जैसे सूर्योदय होता है। आत्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति में एकात्म हो जाते हैं हम। ऐसे एक बार भ्रामरी करने से मन शांत अंतर्मुखी हो जाता है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है। उद्गीत बोलो, लंबा गहरा श्वास भरो। तो मध्यम या सामान्य अत्यंत धीमी गति से ऐसे ओम बोलिए। तो ये तो 5 तो मुख्य प्रक्रिया है। इसको थोड़ा धीरे कर ले, तो ध्यान रखा कर भाई। देखो ये उद्गीत एक बार करने से मन अंतर्मुखी हो जाता है भाई। अब जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, हॉट फ्लैशेस है, डिप्रेशन है, मन बेचैन अशांत रहता है, तो शीतली शीतकारी 11-11-21-21 बार कर सकते हो। देखो आपको मैं 2-3 बार करके बता रहा हूं। चलो करो एक बार मेरे साथ। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन 5 से 10 सेकंड लगेंगे भरने में। कितना? 5 से 10 सेकंड। और करते करते ना ऐसे मन शांत हो जाता है, तृप्त, पूर्ण शांति, कंप्लीट, इटर्नल, डिवाइन पीस एंड हैप्पीनेस। करते करते और बीपी शूट किया हुआ नहीं किसी का। आपको मैं ये सब प्रयोग करवाने वाला हूं। जिनका बीपी डॉक्टर साहब बढ़ा हुआ होता है, तो हमारे डॉक्टर नीरज जी, माहेश्वरी जी क्या करते हैं, आदमी को उल्टा लिटा के उस पर आइस की मसाज करते हैं स्पाइनल कॉर्ड पे। उसके हाथों पैरों में जब आइस की मसाज करते हैं या लौकी को रगड़ते हैं और उसको शिरोधारा आदि करते हैं। किसी का बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा होता है, यही तो करते हैं। शिरोधारा करेंगे, आइस मसाज करेंगे, हाथ पैरों में बर्फ मलेंगे, उसको 7 बार शीतली करा दो, शांत। उसको इंस्ट्रक्शंस का भी फायदा होता है ना, इंस्ट्रक्शन से नहीं तो शांत होकर के करो भाई, एकाग्रचित्त होकर के करो, श्रद्धा भक्ति से करो। जैसे हिप्नोटिज्म करते हैं तो वो भी एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सा है, वो कोई ऐसे चमत्कार नहीं है, वो आदमी को गाइड करते हैं। या आजकल जो साइकिक जो पेशेंट होते हैं उनके लिए जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक होते हैं, उसका पूरा कोर्स करते हैं। वो क्या करते हैं? गाइड ही तो करते हैं, काउंसलिंग ही तो करते हैं। और स्वामी रामदेव एक साथ करोड़ों लोगों की काउंसलिंग करता है, करोड़ों लोगों को मोटिवेट करता है, करोड़ों लोगों की चिकित्सा करता है। ये क्या है? यही तो है। शांत भाव से शीतली करा दो 7 बार 11 बार, बीपी एकदम नॉर्मल, तो एकदम तो नॉर्मल आ जाएगा। फिर हमेशा नॉर्मल रहने के लिए डेली प्रैक्टिस।
फिर डेली करते करते कभी छूट भी गया, सप्ताह में 5 दिन भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे और करना ही है। बोले जी रोज क्यों करना? रोज खाता नहीं है, रोज टॉयलेट नहीं जाता है, रोज पेशाब नहीं जाता है, इसमें नहीं पूछता कि क्यों टॉयलेट करना। रोक के दिखा एक दिन। एक दिन तो बहुत दूर की बात है। एक बार मैं अफ्रीका में फंसा, एक बार चाइना में फंसा, और एक बार तो मैं देहरादून से ही आ रहा था, पानी पी रखा था, मतलब बीच में गाड़ी रोकनी पड़ी। आप बहुत ज्यादा देर रुक नहीं सकते। तो जब भाई आप, और इसको कहते तीव्र वेग, किसी को बहुत भयंकर लैट्रिन लग रही है ना, कपड़े में हो जाएगी, रोक नहीं सकता आदमी। ऐसे कहते हैं कि जैसे वेग तुम्हें लैट्रिन और पेशाब को होता और उसको रोक नहीं सकते, ऐसे ही प्राणायाम और ध्यान करते समय भक्ति का, ये थोड़ा सा उल्टा उदाहरण दिया है, ऐसे ही भगवान की भक्ति का वेग होना चाहिए कि बस उधर लो लग गई तो बस लग गई, बस मेरा कनेक्शन भगवान से जुड़ गया। और भगवान से बड़ा डॉक्टर, वैद्य, चिकित्सक, हकीम कौन है दुनिया में? उनसे बड़ा मालिक कौन है? ये सारे हैं MLA PM CM, ये क्या क्या है इनकी औकात है, हैसियत है? ये छोटी सी टेरिटरी के ऊपर कहते हैं हम इसके राजा। अरे सारी दुनिया का मालिक मेरा भगवान है और मैं उसका बेटा हूं, उसकी बेटी हूं। ये गौरव होना चाहिए हमेशा। ये माइंडसेट रहना चाहिए हमेशा कि मैं भगवान का बेटा हूं, मैं भगवान की बेटी हूं। ये माइंडसेट ना डिप्रेशन से एक क्षण में बाहर निकाल देता है। मैं ऐसे लोगों को निकालता हूं। शीतली, ये शीतकारी, मुंह से लिया, नाक से छोड़ दिया। पहले मन ही मन ना, ऐसे ओम 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम 6 ओम 7 ओम 8 ओम 9 ओम 10 ओम 11, ऐसे 10-11 सेकंड में एक बार लेना चाहिए धीरे धीरे। उसका तो सांस ही बड़ा छोटा सा होता है, पूरा हो गया लंबा। और इसमें स्ट्रेस पूर्वक नहीं लेना, ऐसे सहज। मेरे साथ बोले एक शब्द है, योग करना है, प्राणायाम करना है, तो उसमें कैसे कैसे रहने चाहिए चित्त की दशा? हायर कॉन्शियस में। किस में रहना है बोलो? चित्त की दशा कैसी होगी? हायर कॉन्शियस। इसको डिवाइन कॉन्शियस भी बोलते हैं, इसको सेल्फ कॉन्शियस भी बोलते हैं। दिव्य चेतना, उच्च चेतना, आत्म चेतना, ब्रह्म चेतना में रहना है ऐसे, बस मस्त से शीतली शीतकारी। फिर गली थायराइड की बीमारी, आज से ही दवाई बंद जिनका वो थायराइड की गोलियां खा रहे हैं, आज से ही, लेकिन 11 बार करना है। अभी जैसे सत्र में ना भी हो पाए 11 बार, तो सत्र के तुरंत बाद कर लो, 5 मिनट लगेंगे। लगभग 10 सेकंड भरने में, और भर के रोक के रखना है इसे टाइट करके। इसका भी लाभ होता है जालंधर बंद का। फिर दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ना। इनका भी एक प्रोटोकॉल है। कम से कम एक सामान्य नियम बनाओ, लगभग जितनी देर में लिया धीरे धीरे, लगभग 10 सेकंड लग जाते हैं धीरे धीरे लेने में। कम से कम 5 सेकंड, नहीं तो 10 सेकंड। तो लिया और थोड़ी देर रोक के रखा, लगभग 10 से 1 सेकंड रोकना पड़ता है, फिर छोड़ दिया धीरे धीरे। 5 से 10 सेकंड लेना, 5-10 सेकंड रोक के रखना, 5-10 सेकंड में छोड़ना, बस सिंपल, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल सिंपल प्रोटोकॉल है। ठीक है भाई साहब?
पूरा टाइट करके ले तो थायराइड पैराथायराइड को पूरे एक्सरसाइज, और इस थायराइड पैराथायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड तीनों इन्वॉल्व है इसमें। थायराइड में T3 T4 यहां से सीक्रेट होते हैं, TSS यहां से पिट्यूटरी ग्लैंड से। रोक के रखना है टाइट करके ऐसे। थायराइड का पक्का इलाज बता दिया, परमानेंट। कपालभाति, उज्जाई, फिर सिंहासन। अभी बहुत खा खा कर रहे हैं, गला गड़बड़ है, तो ऐसे ही ऐसे बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ, वज्रासन में बैठ जाओ, एक बार करो। चलो सबके गले साफ हो जाएंगे, बहुत देर से खूं खां हो रही थी। चलो रुको, शेरों की तरह धारणा को तो भेड़ बकरियों की तरह कर रहे हैं। देखो ऐसे, इससे ये मूल बात है गले को एक्सरसाइज देना। तो कपालभाति, उज्जाई, सिंहासन, और ये फिर ये देखो गले को ना ऐसे टाइट करके ऐसे 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 करना, और कपालभाति करते करते गले का पॉइंट दबाना है थायराइड का। कपालभाति करते करते आपको दो काम करने हैं। जिनको किडनी की प्रॉब्लम है ये पॉइंट दबाना है बीच वाला, हार्ट के ब्लॉकेज है तो ये पॉइंट दबाना, करते करते ये उसको साफ कर देता है पूरा अंदर से। उसके अंदर के जो भी ब्लॉकेज होते हैं उनको क्लीन कर देता है, पॉइंट ऐसे दबाते हैं ऐसे। ये प्रेशर देने से उसका, जैसे खुरच खुरच करके एंजियोप्लास्टी करते हैं तो क्या करते हैं, खुरच खुरच करके पहले के अंदर का वो कचरा निकालते हैं, फिर उसमें स्प्रिंग डाल देते हैं। तो ये नेचुरल एंजियोप्लास्टी है। इधर से खुरचने वाला काम चल रहा है और इससे इधर कपालभाति अनुलोम विलोम से धकेलने वाला काम चल रहा है। रिवर्स हार्ट डिजीज पूरा। कपालभाति करते करते चलो कैसे एक प्रेशर करना है। ये हार्ट का पॉइंट ऐसे दबाना, हाथ ऐसे रख करके पहले उंगली के पीछे। ये सारे हमारे योगाचार्य लोग आपको पॉइंट बताते रहते हैं ना, ऋषिपाल जी से लेकर के अलग अलग सभी योगाचार्य। ये पॉइंट दबाना ऐसे, अभी भी आपके आस पड़ोस में घूम रहे हैं। ये कपाल, ये हार्ट का पॉइंट, ये थायराइड का पॉइंट, अंगूठे के नीचे जो उठा हुआ भाग है। ये पता नहीं क्या क्या बताते हैं ज्योतिष वाले, बृहस्पति यार क्या क्या बताते रहते पता नहीं। ये दबाना, फिर ये देखो ये जिनको आंख की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है पहले दूसरे अंगुली के नीचे दबाना। जिनको पेट बहुत गड़बड़ रहता है तो यहां दबा लेना। ये पहली अंगुली और अंगूठे के बीच में जो भाग है ना, यहाँ एक साथ दोनों काम। जिनको कमर में दर्द है तो धीरे धीरे ये पहले उंगली के पीछे से यहां से दबा लेना। लोग कहते कमर में दर्द है, अरे कपालभाति मत करना, कमर दर्द बढ़ जाएगा। और बेवकूफी तो तब होती है जब हमारे योग और आयुर्वेद वाले, नेचुरोपैथ वाले भी मना कर देते हैं, कपालभाति मत करना कमर दर्द बढ़ जाएगा। कहां कौन से शास्त्र में लिखा, कौन से वेद में लिखा? बेवकूफ कहीं के है? ये कपालभाति मैंने बताया, तू निषेध तू करने वाला, तू कहां से आ गया? मुझे समझाना पड़ता लोगों को, बोले जी बढ़ जा। अरे बढ़ेगा कैसे? आराम आराम से करो। ऐसे किसने बोला था? आराम आराम से करो। एक बहन यहाँ डॉक्टर आई पायलट मोनिका, बोले जी मुझे लगा कि अब तो पायलटिंग छोड़नी पड़ेगी यार। और यहाँ भी आए तो लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे, अरे तेरे कमर में दर्द है, ज्यादा मत झुकना, इधर मत करना, उधर मत करना। बोले मैं तो समझी 2 दिन आपने जो बताया वो करती रही, और मेरे को तो पता ही नहीं हो कमर दर्द कहाँ गायब हो गया। मैं तो नई जिंदगी मिलेगी 2 ही दिन। किधर है मोनिका जी? मोनिका किधर है? मोनिका की मम्मी है ये तो।
अच्छा कैसे आ गई मोच? अच्छा कहीं मोच आ गई, कमर तो ठीक होगी, मोच आ गई। उसकी मम्मी है, उसका भाई भी आया हुआ, उसकी मम्मी हाँ? तो कमर दर्द पहले ही दिन से ठीक हो गया। हम उसको ये जो अलग अलग अभ्यास बता देते ना, एक शब्द है स्ट्रक्चरल बैलेंस। क्या है बोलो? स्ट्रक्चरल बैलेंस लोगों का बिगड़ा पड़ा है। मैं करीब 100 तरह के योगाभ्यास आपको करा देता हूं, पता ही नहीं लगता आपको। करते करते सब चीजें अपने आप ठीक हो जाती। स्ट्रक्चरल बैलेंस। देखो अगली बात सुनो। अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस है तो ये सारे पॉइंट दबाते रहो, अंगुलियों के पीछे के ये चैनल सारे, एक एक मिनट करके, 1 मिनट ये, 1 मिनट ये, 1 मिनट ये, 1 मिनट ये, 1 मिनट यहाँ से ऊपर से नीचे तक सारे जोड़ दुखते हैं, कमर दुखती है सब, तो ये सारे चैनल दबा लो पीछे की। कपालभाति में सारा काम हो जाता है, पीछे के सारे चैनल दबा लिए। और किडनी वाला तो सब दबा लिया करो 5 मिनट, इससे पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। ये जो नेचुरोपैथ है, इसका मूल सिद्धांत क्या है? शरीर के जितने भी विकारी तत्व हैं, टॉक्सिन्स है, ऑक्सीडेंट्स है, नेगेटिव एनर्जी है, उनको निकाल दो शरीर से। विजातीय तत्व उनको बोलते हैं, उनको निकाल दो, बॉडी को डिटॉक्स कर दो, माइंड को डिटॉक्स कर दो। शरीर में गंदगी कहाँ कहाँ से निकलती है? एक तो मलमूत्र से निकलती है, तो यहाँ जो है पेट ऊपर जो पट्टी रखते हैं उससे पेट भी साफ होता है, पेशाब भी बढ़िया साफ होता है। फिर एनेमा देते हैं, उससे नीचे से साफ कर देते हैं। फिर नाक से साफ करते हैं, यहाँ से गंदगी निकलती है तो जल नीति आदि करवाते हैं। फिर जो है दिमाग साफ करते हैं, काउंसलिंग करवाते हैं आपकी। दिमाग में भी कचरा घुसा पड़ा है, नाक में यहाँ भी कचरा घुसा पड़ा है, पेट में कचरा घुसा पड़ा है, मलमूत्र से कचरा साफ होता है। तो एक तो मलमूत्र से कचरा साफ होता है, एक ऊपर से 2 द्वार नीचे साफ करने वाले, ये फिर नाक और मुख, ये 2 द्वार ऊपर है साफ करने वाले। फिर जो है पसीने से निकलता है, तो ये पसीना खूब निकालते हैं अलग अलग तरह से है? और फिर दिमाग का कचरा योग प्राणायाम ध्यान से काउंसलिंग से निकालते हैं, सारा कचरा साफ। कचरा टला, कचरा निकला, खतरा टला। कचरा खतरा है, बोलो कचरा। हाँ, डेंटिस्ट होते हैं वो बताते हैं, बोले दांतों के अंदर कोई भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए, गंदगी रुकेगी तो फिर ये मसोड़े सूजेंगे, फिर ये तमाम तरह की दांतों की मसोड़ों की समस्या आएगी। जहां कचरा है वहां खतरा है। ये खतरा बाहर निकाल रहे, कचरा बाहर निकाल रहे कपालभाति से, अनुलोम विलोम से। चलो, तो शीतली शीतकारी बता दिया, उज्जाई बता दिया। अब जिनको ज्यादा ही प्रॉब्लम होती है, हार्ट की ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बीपी की, तो उनको चंद्रभेदी करा देते हैं। बाएं से श्वास लेना है, ऐसे एक बार करो, एक बार तो कर लो, बहुत धीरे लेना है, साउंडलेस ब्रीदिंग, आवाज नहीं आनी चाहिए। बाएं से लिया, दाएं से छोड़ दिया, साउंडलेस ब्रीदिंग, कोई आवाज नहीं, कंप्लीट साइलेंस। ऐसे नहीं बनना, बिल्कुल ध्वनि रहित प्राण की गति। बाएं से लिया, दाएं से छोड़ दिया, ऐसे बार बार बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, चंद्रभेदी। ऐसे दाएं से लेना, सूर्यभेदी। तो बाएं वाला तो किस में फायदा करेगा? उच्च रक्तचाप में, हार्ट की प्रॉब्लम में, डिप्रेशन में, हॉट फ्लैशेस में, पित्त बढ़ा हुआ है, एंगर है, गुस्सा है, मन शांत है, उसमें चंद्रभेदी। सूर्यभेदी मैंने कहा ना, आपको कल भजन सुनाया था ना, हरि बिन जग अंधियारा है, सूरज चांद सारा ब्रह्मांड, सारे तीर्थ धाम, सारी शक्ति स्वयं भगवान अंदर है। दाएं से लिया, रोक करके रखा और बाएं से छोड़ दिया। ये सूर्य, जिनको एसएलएमएस ऑटोमेन डिजीज, न्यूरो प्रॉब्लम्स है, उनको नाड़ी शुद्धि भी कराते हैं 11 बार 21 बार तक है? तो रोक करके रखवाते हैं उसमें। बाएं से लिया, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, एसएलएमएस ऑटोमेन डिजीज, न्यूरो प्रॉब्लम्स, न्यूरोपैथी, उसके लिए है ये नाड़ी शुद्धि। बाएं से लिया, अंदर यथाशक्ति रोक के रखा, फिर दाएं से छोड़ दिया, फिर दाएं से लिया,
यथाशक्ति अंदर रोक करके रखेंगे। और बाएं से छोड़ देते। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मैंने 2-3 बीमारियों का बोला हुआ है कि उनके ऊपर अभी हमारा एक तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी, एक मैंने कहा था मेजर थैलीसीमिया, इनके ऊपर अभी डीएमडी आदि के ऊपर तो काफ़ी हमने सफलता पा ली है। लेकिन और अभी एचआईवी के बारे में हम ज़्यादा इसलिए नहीं बोलते, ठीक तो हो जाते हैं, शोर शराबा बहुत हो जाता है और फिर एचआईवी वाले बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएं तो लोग डर जाते हैं, इसलिए बोलते नहीं उसके बारे में ज़्यादा कि एचआईवी बोले नहीं कि हाँ एचआईवी वाले पेशेंट हैं तो लोग वहीं डर डर के इधर उधर भागने लगेंगे। इसलिए हम मतलब ऐसे वो भी अब किसी को तो निडल से हो गया, ऐसे नहीं कि किसी को दुराचार व्यभिचार से ही होता है, वो इन्फेक्शन से भी हो जाते हैं, बहुत तरह की चीज़ें संसार में, उसके ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं करते। काम हमने उसके ऊपर भी बहुत किया हुआ है, चुपचाप दवाई लेकर के भेज देते, वैसे दवाई ले जाओ, ये अभ्यास करो, घर जाके ठीक हो जाते हैं लोग क्योंकि उनको समाज में ऐसे अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता। यहां तक कि हमने तो कुष्ठ रोगी भी ठीक कर दिए, टीबी वाले हम ठीक करते हैं, टीबी वाले लेकिन भर्ती नहीं कर रहे, लेकिन उनके लिए तो फिर अलग योगग्राम बनाना पड़ेगा टीबी वालों के लिए। और मैं गारंटी देता हूं एलोपैथी से भी ज्यादा रिजल्ट योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथ का है टीबी के लिए भी। तो लोग उससे भी ठीक नहीं होते, 10-10 साल से दवाएं खाते रहते। मैंने कितने एग्जांपल दिए, लोगों को घर में ठीक कर देते, ये बता दिया 1-1, 2-2 घंटा अपने घर में करो और ये दूध में हल्दी लो, शिलाजीत लो, च्यवनप्राश लो, अश्वगंधा लो, गिलोय खाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ और टीबी खत्म हो जाए, टीबी खत्म हो जाती। अभी टीबी के रोगियों को लेकर मैंने यहां नहीं बुलाया।